दिस इज काशिफ याकूब। आज की डिस्कशन में स्टार्ट करूंगा एक स्टोरी से। एक आर्टिस्ट होता है जो अपनी डेली की रूटीन को प्लान करना चाहता है, डेली कामों को स्केड्यूल करना चाहता है, लेकिन वो मल्टीटास्किंग में बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहा होता है और उसको बहुत डिस्टर्बेंस होती है। एक दिन वो अपने बहुत सारे कामों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है वो उसमें नाकाम हो जाता है। उस नाकामी के साथ साथ वो स्ट्रेस्ड भी होता है और अनप्रोडक्टिव भी फील करता है। तो वो क्या सोचता है कि वो अब उसको डिफरेंट तरीके से लिस्ट को बनाएगा, और वो क्या करता है, वो सबसे पहले हार्ड टास्क जो जितने मुश्किल काम होते हैं उनको टॉप पे रखता है, और फिर वो प्लान करता है अराउंड एंड ऑफ द फटीग डे, यानी पूरे दिन की फटीग डे को मद्देनजर रखते हुए वो प्लान करता है और देखता है कि किस तरह से मल्टीटास्किंग को स्मार्टर किया जा सकता है। वो मद्देनजर रखता है कि कोलैबोरेशन की भी अपनी कॉस्ट होती है। इसी तरह कम्युनिकेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि स्केड्यूल करना। जी, आप समझ गए होंगे। आज की डिस्कशन में हम बात करेंगे कि आप अपने डे को किस तरह से स्केड्यूल कर सकते हैं। आज के आर्टिकल का टाइटल है टिप्स फॉर स्केड्यूलिंग अ डे। ये आर्टिकल के लॉग इनसाइट में पब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 2023 को, और इसमें बात की गई है कि किस तरह से आप हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदल सकते हैं, किस तरह से आप हार्ड वर्कर से स्मार्ट वर्कर बन सकते हैं। इस आर्टिकल में इन्हीं 5 टिप्स की बात की गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टिप की, टेक अ स्टार्ट विद द हार्डेस्ट स्टफ दैट इज हार्ड। देखें, आप क्या करते हैं, आप यूजुअली जब आपके पास बहुत सारे काम होते हैं तो आप सबसे पहले आसान काम को पिक करते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं और फिर मुश्किल काम की तरफ जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो क्या ये तरीका सही है? इस आर्टिकल में एक रिसर्च की एग्जांपल दी गई है कि फिजिशियंस को ऑप्शन दी गई कि वो अपनी मर्जी से अपने पेशेंट्स चूज करें, और ज़्यादातर की तरफ से ये देखा गया कि वो उन पेशेंट्स को चूज़ कर रहे हैं जो इजी पेशेंट्स हैं, और मुश्किल पेशेंट्स को चूज़ नहीं कर रहे, वो बहुत कम लोगों ने किया। तो कुछ अरसे बाद उसको दोबारा एनालाइज किया गया और देखा गया कि वो फिजिशियंस जिन्होंने इजी पेशेंट्स को चूज़ किया था उनकी रिकग्निशन भी उतनी ही कम है। जिन्होंने मुश्किल पेशेंट्स को चूज़ किया था उन्होंने सीखा भी ज़्यादा है और उनकी हॉस्पिटल में वैल्यू भी ज़्यादा है। तो एक ऑथर इसमें ये सजेस्ट करता है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप जितने मुश्किल काम हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और उसके बाद उनको लिस्ट डाउन कर सकते हैं उसी टू डू लिस्ट में, ताकि आपकी वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं वो भी कंटिन्यू रहे, और आप फाइनली आपकी स्किल्स भी इंप्रूव हो। क्योंकि मुश्किल कामों को अवॉइड करने से आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, जितने मौके हैं, वो खत्म कर रहे होते हैं, वो रोक रहे होते हैं। राइट, सेकंड पे हम बात करेंगे प्लान अराउंड द डे बाय एंड ऑफ द फटीग डे। राइट, सो अब आपको अपना पूरा दिन इस तरह से प्लान करना है कि आपके आप उसको अपनी एनर्जी को मैनेज कर सकें। ये ऐसे ही है जैसे आप मैराथन रेस प्लान कर रहे हो। तो मैराथन रेस में क्या होता है कि आप स्टार्ट में ही फास्ट पेस से स्टार्ट नहीं करते, आप आहिस्ता आहिस्ता पेस पिक करते हैं और जहां अपनी आखिर तक अपनी एनर्जी मेंटेन करते हैं, बचा के रखते हैं। इसी तरह जब आप अपना डे प्लान करें तो उसको इस तरह से प्लान करें कि आपकी एनर्जी एट द एंड ऑफ द फटीग डे तक उतनी ही हो कि आप प्रोडक्टिविटी शो कर सकें, प्रोडक्टिविटी रिफ्लेक्ट कर सकें। राइट, इस आर्टिकल में एग्जांपल दी गई है फूड इंस्पेक्टर की, सेफ्टी फूड इंस्पेक्टर की, कि उसका काम क्या होता है कि वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में, मुख्तलिफ स्कूल्स में, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में जो कैफेटेरियाज हैं उनमें फूड की क्वालिटी को मेंटेन कर रहा होता है, उसको इंस्पेक्ट कर रहा होता है। तो देखा गया कि मोस्टली दिन के डिफरेंट लम्हों में, डिफरेंट औकात में प्रोडक्टिविटी या इंस्पेक्शन के बाद वायलेशंस की रेशो चेंज होती है। देखा गया कि जितनी दिन के जल्दी वाले हिस्से में इंस्पेक्शन की गई है उतनी ही ज़्यादा वायलेशंस रिकॉर्ड की गई।
तो आप भी अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या आप अगर अपने काम की तरतीब बदलें तो क्या उसमें कोई बेहतरी आ सकती है, क्या उससे क्वालिटी में फर्क पड़ेगा। तो क्या, तो इस तरह से आप अपनी आपको इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने डे स्केड्यूल इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड पे हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग इन अ स्मार्टर वे। देखिए, मल्टीटास्किंग के बारे में आपने सबने सुना होगा, सब आजकल हर जगह पे बात की जाती है कि वी वांट मल्टीटास्किंग। इस आर्टिकल में एग्जांपल दी गई है कुछ जजेस की कि इटालियन ट्रिब्यूनल में इसको टेस्ट किया गया, उनके जजेस पे टेस्ट किया गया और देखा गया कि आमतौर पे क्या होता है कि जजेस न्यू केसेस को आखिर में प्लान कर रहे होते हैं और आखिर में हियरिंग उसकी रखते हैं। रिसर्चर्स ने इसमें क्या किया, उस पर एक टेस्ट किया और उसको रीस्केड्यूल किया। तमाम केसेस को उनको ग्रुप्स के हिसाब से रखा गया, उनको उनके केसेस की नौयत के हिसाब से रखा गया और फिर उनको एडवांस में स्केड्यूल किया गया और देखा गया कि अब केस ज़्यादा जल्दी डिस्पोज ऑफ भी हो रहे हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से सुने भी जा रहे हैं और जहाँ जो आपस में केसेस का कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे वो भी नहीं हो रहे। राइट। तो ये ऐसे ही है कि एक दफ़ा एक वाइज मैन ने कहा कि जब आप बहुत सारे काम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको 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 ग्रुप वाइज डिवाइड कर देना चाहिए कामों को। राइट। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी के बगैर मल्टीटास्किंग ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करती है और डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट करती है और इनएफिशिएंसी भी क्रिएट करती है। फोर्थ इज collaboration is as important, right? Collaboration has its own cost, right? तो हम कहेंगे कि collaboration की भी अपनी कॉस्ट होती है। लेकिन जब collaboration की कॉस्ट की बात आती है तो इस आर्टिकल में एग्जांपल दी गई है कुछ फिजिशियंस की, कि एक फिजिशियन को जब कहा गया कि वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ कोलैबोरेट करे तो उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी अब उसको डॉक्टर के साथ भी बात करनी थी, डॉक्टर के साथ भी वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ भी अपॉइंटमेंट लेके या व्हाटएवर उसको टाइम निकाल के उसके साथ बात करनी थी, उसके लिए भी टाइम निकालना था और फिर उसको उस ओवरऑल भी रिपोर्ट्स देख के मरीज को देखना था, तो उसको मरीज को देखने में भी ज़्यादा टाइम लग रहा था। राइट। तो द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन से आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज एज इंपॉर्टेंट एज योर स्केड्यूलिंग अ डे। ये ऐसे ही है जैसे एक ड्रामा एक्टर एक सीन डायरेक्ट कर रहा है तो उसको अपना आइडिया, अपना विजन क्लियरली कम्युनिकेट करना होता है तमाम एक्टर्स के साथ भी और अपने क्रू के साथ भी, ताकि वो तमाम लोग उसके साथ इन लाइन हो और वो डिलीवर कर सकें, बेहतर परफॉर्म कर सकें। देखिए, इस आर्टिकल में भी कुछ इसी तरह की बात की गई है। इस आर्टिकल में भी बात की गई है कि आप किस तरह से कम्युनिकेशन के जरिए अपना अपने आप को प्रोडक्टिव कर सकते हैं, बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, जब आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं तो उसके दो चांसेस हैं कि या तो वो आपको अप्रिशिएट करेगा और आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि वो आपके सारे प्रोसेसेस को नोटिस कर रहा हो और आपको उसमें से भी वो गैप्स आइडेंटिफाई कर रहा हो और आप इनका इफेक्ट जो है वो कस्टमर पे एग्जैक्टली नेगेटिव पहुंच जाए। तो ब्रे ने इस केस में क्या किया कि उसने ऑब्जर्व किया alibaba.com के डाटा को, उसको एनालाइज किया और देखा कि कस्टमर को जब इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है तो कम्युनिकेट की जाती है तो उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर तो आप ऑनलाइन डिलीवरी जैसे ही स्टार्ट होती है, जैसे कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है और ऑनलाइन डिलीवरी आप टाइम टू टाइम उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं, कस्टमर को अपडेट कर रहे हैं, तो कस्टमर को अपडेट करने से अगर तो वो टाइम पे डिलीवर होती है चीज़ तो वो उतना ही बेहतर आपको रैंक करेगा। लेकिन अगर उसी प्रोसेस में स्टार्ट में कहीं प्रॉब्लम आ गई है तो चाहे वो टाइम पे भी डिलीवर हुई है, क्योंकि उसको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही थी और किसी स्टेप पे प्रॉब्लम थी, तो वो उसका फीडबैक चेंज हो जाएगा, वो आपको रैंक डिफरेंटली करेगा।
यहाँ पे मैं क्लोज करूंगा एंड पे एक कोटेशन से, जिसमें एक ऑथर है वैन मेगम, जो कहती हैं एट द एंड ऑफ द डे बीइंग बिजी मे नॉट इक्वल बीइंग प्रोडक्टिव, राइट। सो आपको आपको काम करना है, आपको आपको स्केड्यूल करना है, आपको किस तरह से आप बेहतर स्केड्यूल कर सकते हैं। सो दिस वाज टुडेज आर्टिकल जी। होपफुली आप अपने डे को बेहतर स्केड्यूल कर सकेंगे, आप हार्ड वर्कर से स्मार्ट वर्कर बन सकेंगे। होपफुली दिस आर्टिकल विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आपके जो भी इस पे कमेंट्स हों आप ज़रूर शेयर करें। विल कम अप विद द न्यू वन। थैंक यू।